नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ज्योति प्रिया और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टॉक विद जे प्रिया। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, यानी लकवा। लकवा क्या है? बेसिकली हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाले नसों में ब्लॉकेज होने के कारण या ब्लीडिंग होने के कारण वो एरिया काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में सिम्टम्स आते हैं। ये लकवा होता है। अब जानते हैं लकवा को हम कैसे सस्पेक्ट करते हैं या कैसे सोचें कि हमें लकवा का प्रभाव हो रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सी निमोनिक होती है, फास्ट। एफ स्टैंड्स फॉर, एफ का मतलब होता है फेस में डेविएशन, आर्म वीकनेस। एस का मतलब होता है स्पीच चेंजेस एंड टी का मतलब होता है टाइम। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड द ट्रीटमेंट एंड कंसिक्वेंसेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें ये रियलाइज होना कि हमें लकवा का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके जाएंगे, उतनी चीज़ें अच्छी होंगी। अब बात आती है कि क्या रिस्क फैक्टर होता है। तो बेसिकली इसके दो तरह से रिस्क फैक्टर को जान सकते हैं। मॉडिफाइबल, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने रहने के तौर तरीक़ों को बदल के, और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल जो होती है उसमें आता है आपका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। दूसरा होती है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, जो आपके फैट का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है, उसकी वजह से। डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करके भी इसको कर सकते हैं। टोबैको और स्मोकिंग, जिसको आप नहीं करके इससे बच सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल काज आता है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस आती हैं। अब बात आती है हम लकवा को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं। तो बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड वाइड में तीसरा मुख्य कारण डेथ का होता है। जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें कि इंडिया भी आता है, उसमें ये दूसरा मुख्य कारण डेथ का होता है। और ये सबसे मुख्य कारण डिसेबिलिटी का है हमारे देश में कारण। तो एवरी 40 सेकेंड किसी को स्ट्रोक हो रहा होता है, और एवरी 40 मिनट कोई व्यक्ति स्ट्रोक की वजह से जिसका डेथ हो रहा होता है। तो अब जानते हैं कि क्या कोई इसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है। तो पहले ऐसा था कि यूजुअली मोर देन 50 के एज में, 50-60 के एज में ये कॉमन होता था, बट आज के सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेस देन 50 ईयर यंग पेशेंट्स में भी ये चीज़ देखे गए हैं। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा एज का क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में होगा या इस एज में नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ जो आती है, ये फीमेल में में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू द मेल, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर होते हैं ऑब्वियसली मेल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इग्नोरेंस के केसेस होते हैं वो हमारे फीमेल में ज़्यादा होती है। टाइम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है स्ट्रोक की बीमारी में? टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके पूरे स्ट्रोक के मैनेजमेंट में और आपके आउटकम में। तो जितना जल्दी आप स्ट्रोक सस्पेक्ट होने के बाद हॉस्पिटल आएंगे, उतने जल्दी डॉक्टर आपका साइन एंड सिम्टम चेक करते हुए आपकी हेड की इमेजिंग होगी, लाइक सीटी होगी, एमआरआई होगी, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा किस तरह की स्ट्रोक है। और क्योंकि जो स्ट्रोक होती है वो दो तरह की होती है, इस्चेमिक एंड हिमोरेजिक। तो इस्चेमिक की जो होती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हिमोरेजिक के प्रोटोकॉल अलग अलग होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें वैसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, न्यूरो सर्जन हो, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो, इमेजिंग की फैसिलिटी, रेडियो इमेजिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो वहाँ पे। उसके बाद जो डिसेबिलिटी अगर होती है तो उसके लिए आपके लिए फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, स्पीच थेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें, और अगर जितनी जल्दी पहुंचते हैं, और एक विंडो पीरियड होता है जिसमें अगर ब्लॉकेज होता है इस्चेमिक कॉजेज़ में, तो उस ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है थ्रोम्बोलिसिस की हेल्प से या थ्रोम्बोक्टोमी की हेल्प से। तो एक विंडो पीरियड के अंदर, जैसे कि 6 घंटे के अंदर आप आ जाते हैं, तो जितना जल्दी, मतलब अगर 4.5 घंटे के अंदर आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो थ्रोम्बोलिसिस दवाइयों के द्वारा उसको किया जा सकता है, या तार के द्वारा शायद थ्रोम्बोक्टोमी के थ्रू 6 घंटे के बाद किया जा सकता है। और उससे आउटकम बहुत ही नॉर्मल होने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे जैसे देर होता है वैसे वैसे आउटकम में डिले होने की संभावना रहती है, और प्रोग्नोसिस थोड़ा सा पुअर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये स्ट्रोक जैसा लग रहा है, तो सबसे पहले आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रश करें। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रोक क्यों होता है। जैसे कि हमने अभी देखा, जो हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, ये सारी चीज़ें अगर रिस्क फैक्टर हैं हमारे अंदर, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कंट्रोल में नहीं रहता है, या फिर
जो अदर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया अपने रेंज में नहीं रहती है, तो एक ब्रेन को सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें बार बार प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है उसको सप्लाई करते समय वहाँ पे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस होती है और वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे धीरे धीरे वो वहाँ पे एक समझिए एक गठरी जैसा जमा होता जाता है एक नली में, और वो धीरे धीरे इस ल्यूमन को इस यहाँ पे जमा होता है, फिर यहाँ होता है, फिर वो बंद कर देता है कम्प्लीटली, तो उस एरिया में ब्लड नहीं जा पाता है। फिर इस तरह से उस एरिया को ऑक्सीजन भी नहीं जा पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही कैरी होता है, और धीरे धीरे उस पार्ट में हाइपोक्सिया हो जाती है, और फिर वो पार्ट धीरे धीरे इस्चीमिया में चेंज हो जाता है और वो डेथ हो जाता है। और फिर उस पार्ट से जो हमारे और ऑर्गेन जो बॉडी पार्ट कमांड किए जाते हैं वो सब अफेक्टेड होते हैं। जैसे अगर लेफ़्ट साइड में ये प्रॉब्लम हुई है तो यूजुअली राइट साइड के हाथ में, पैर में हमें दिक्कत आती है, या फिर लगता है जैसे काम नहीं कर रहा हो। तो ये मुख्य कारण होते हैं स्ट्रोक होने का। अब एक क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है वो विंटर में बढ़ जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाइपरटेंशन के मरीज अगर लापरवाही करते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं करते हैं, या दवाइयाँ स्किप करते हैं, और बहुत सीरियस अगर उनको प्रॉब्लम नहीं लगती है कि हाँ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो दवाइयाँ स्किप करते हैं और सीरियस भी नहीं होते। तो ऐसे केस में ठंड में सिकुड़न के बाहर का तापमान ज़्यादा होता है शरीर की अपेक्षा, तो फिर उसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, नसों ब्लड वेसल्स में सिकुड़न होती है, और सिकुड़े हुए नसों के थ्रू जब ब्लड जाता है तो और ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो फटता है। तो फिर इसकी वजह से जो हो सकता है कि हार्ट अटैक या फिर ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, और इस समय ही उसको ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। और एक चीज़ होती है मिनी स्ट्रोक या फिर ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। कभी कभी क्या होता है कि हमारे नसों में रुकावट होती है लेकिन पार्शियल होती है, तो हमें कुछ क्षण के लिए लगता है कि हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, या हमारा मुंह टेढ़ा हो रहा है, या फिर मेरी आंखें की नज़र इधर उधर डेविएट हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको समझ पाते हैं, थोड़ा विदिन अ सेकेंड और नॉर्मल और मिनट नॉर्मल हो जाता है, तो मुझे लगता है ये हमारा वहम था और कुछ नहीं, हम ठीक हो गए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है। आपको ज़रूर से डॉक्टर से दिखाना चाहिए, अपने ब्रेन की इमेजिंग करवाना चाहिए, और पता करना चाहिए क्या ये स्ट्रोक के लक्षण तो नहीं थे, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद आपको फिर से ये चीज़ हो और बड़े रूप से हो और आपको प्रभावित कर जाए। तो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, अपने आसपास के किसी भी जनरल फिजिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से जाके दिखाएं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली अगर ये इस्चेमिक आफ्टर नोइंग कि ये इस्चेमिक कारण से हुआ है या हीमोरेजिक कारण से हुआ, तो इस्चेमिक की प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है विद रिस्पेक्ट टू हीमोरेजिक कॉजेज़ का। तो इस्चेमिक वाले में हम जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो उसके लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के साथ साथ उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं, थ्रोम्बेक्टमी करते हैं अगर वो विंडो पीरियड के अंदर होता है। फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का यूज़ करते हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं, बीपी को लोअर डाउन करने के लिए एक रेंज में रखते हैं, और उसको ब्रेन में प्रेशर कम हो इनके लिए डायोरेटिक्स या फिर ऑस्मोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं, एंटी कोगुलेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वीकनेस हो रहा हो तो सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी करवाते हैं। अगर स्पीच की दिक्कत हो रही है तो स्पीच थेरेपी दिलाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिलाते हैं। फिर एक्चुअली इस तरह से क्या होता है कि अगर सिक्वली के रूप में वो हो सकता है कि डिसेबिलिटी का उन्हें सामना करना पड़े, तो इस फेज में वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं। तो काउंसलिंग का एक बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वो यूजुअली पहले बहुत ही अच्छे होते हैं और अचानक से स्ट्रोक आया और उनका ये हाथ काम करना बंद किया और वो पैर से चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केस में वो एकदम से उनका नॉर्मल लाइफ से वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और निगेटिव थॉट्स आती है। तो इस वजह से उनको काउंसलिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक तरह से या फिर फिजियोथेरेपी जो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेंथ गेन एक्सरसाइज जो होती है, या फिर आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं सोशल वर्कर। अब बात आती है हेमोरेजिक। तो हेमोरेजिक के केसेस में एंटी प्लेटलेट या कोगुलेंट या थ्रोम्बोलिसिस नहीं किया जाता है। बाकी चीज़ें जैसे कि ब्रेन में प्रेशर कम किया जाता है तो ऑस्मोटिक एजेंट्स के थ्रू प्रेशर कम किया जाता है, डायोरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं,
दूसरी चीज़ होती है कि जो चीज़ जैसे कि रिहैबिलिटेशन पार्ट जैसे कि इस्चेमिक में करते हैं वैसे ही हेमोरेजिक केस में भी करते हैं। और अगर ये ट्रीटेबल कॉज के अंदर होता है तो फिर सर्जरी से इसके पार्ट से जो ब्लड का क्लॉट होता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी इसका अगर ये 30 ml से ज़्यादा क्लॉट हो जाता है तो थोड़ा सा प्रोग्नोसिस पुअर रहता है और चांसेस होते हैं कि आपके साथ ये रेसिडुअल इसकी सिक्वेलें रह जाएगी। थैंक यू सो मच। और इस तरह से आप स्ट्रोक की कभी भी लक्षण का आभास होने पे प्लीज़ इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। एंड आशा करती हूँ आपके लिए ये मेरी द्वारा दिए गए ये जानकारी यूज़फुल रहा होगा। अपने आसपास और ग्रुप में इस जानकारी को ज़रूर बताएं। थैंक यू और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें।